हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मिश्रा आप सभी का बंसल गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम होगा गैल्वेनिक सेल। ये हमारी कक्षा 12वीं का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप सभी जानते ही हैं, एक सीरीज़ है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पर आधारित है, उस आधार पर बनाई गई है। इस सीरीज में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल रखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर हम दो मेटल्स के बीच की तुलना करें या दो एलिमेंट्स के बीच की तुलना करें तो उन दोनों में से कौन पहले रिड्यूस हो जाएगा या कौन पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत या अपचयित हो जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा इस सीरीज के माध्यम से। अब इसी केमिकल सीरीज को आधार बनाकर हमने गैल्वेनिक सेल बनाया है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो क्या कर सकती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। इसके दो टाइप हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल की युक्ति कैसे काम करती है और वो कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, आइए वो देखते हैं एक बार। कॉपर सल्फेट, ये है जिंक सल्फेट, ये है जिंक और ये है कॉपर। हमने इस तरह से एक डिवाइस बना दी है। अब इन दोनों में ही अगर हम ध्यान से देखें तो जिंक कॉपर की तुलना में जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी त्याग देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने ये निकाला हुआ है। नाउ अब इस डिवाइस को हम क्या करते हैं, एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दें। जैसे आप इसे कनेक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ते हैं, क्या होना शुरू हो जाएगा, इस रॉड में जो जिंक के एटम्स होंगे वो जिंक आयन में कन्वर्ट होकर अपने इस विलयन में वापस आ जाएंगे। आयन में कन्वर्ट होते समय ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पर त्याग देंगे। यही दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और कहाँ आ जाएंगे, आपके इस कॉपर की रॉड पर। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम इन्हें इलेक्ट्रोड के नाम से भी बुला सकते हैं। अब इस विलयन में पहले से कौन है, कॉपर के आयंस। कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर के आयंस पहले से हैं। ये कॉपर के आयंस क्या करेंगे, इन आने वाले दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे और कॉपर की इस रॉड पर जमा होते चले जाएंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अब ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें कोई जिंक है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि यहाँ पर जिंक ही जिंक है। कुछ समय के बाद आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कॉपर के सारे आयंस कंज्यूम हो चुके होंगे, तो यहाँ पर चार्ज का डिसबैलेंस भी हो जाएगा, चार्ज बराबर नहीं रह पाएगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहा जाएगा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली यही काम होता है, इन दोनों कंटेनर्स में, इन दोनों सेलों के दोनों पार्ट्स में चार्ज को बैलेंस करके रखना। अब ज़रा इस सेल की कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। यहाँ पर जो दोनों रॉड्स हैं इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स में से जिंक वाला कहलाएगा एनोड, ठीक वैसे ही कॉपर वाला कहलाएगा कैथोड, ठीक है। जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये वाला पार्ट इस पूरे सेल का आधा पार्ट है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे रिडक्शन हाफ सेल। यहां पर जो अभिक्रिया हुई है उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इसे कहा जाएगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो ये रहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, जहां पर आप देख सकते हैं जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयंस में, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। साथ में ये रहा कॉपर के आयंस जो कि दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉपर सॉलिड में। तो ये बन गया हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। दोनों हाफ सेल की रिएक्शन को अगर जोड़ कर देखा जाए तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जिंक सॉलिड कंडीशन में, कॉपर आयन के कंडीशन में है। इन दोनों से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, जिंक 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड फॉर्म में। यही सेल की केमिकल रिएक्शन है। अब इसी के आधार पर हम सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे, आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं ज़रा कुछ और टर्मिनोलॉजी के ऊपर। हमने एक सेल बनाया, इस सेल से हमें टोटल वोल्टेज कितना मिला, ये कैसे निकालेंगे, तो इस इलेक्ट्रोड का जितना पोटेंशियल है उसमें से हम क्या कर दें, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को माइनस कर दें, यानी कि कैथोड को कर दें एनोड से माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे सेल का एक सेल पोटेंशियल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेल पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है।
विभव में जो अंतर है वही कहलाता है इसका सेल पोटेंशियल। लेकिन वो कंडीशन, जिस कंडीशन पर सेल से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, उस कंडीशन में जो सेल का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ऐसी कंडीशन में आपको वो मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में आपका सेल यूज नहीं हो रहा है, कनेक्टेड नहीं है। सेल पोटेंशियल, इसकी छोटी सी डेफिनेशन, ये रहा हमारा सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। ठीक है, वहीं पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी एक तरह का सेल पोटेंशियल ही है, लेकिन किस कंडीशन में? जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और हम इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस फार्मूले के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा अर्ध सेल है, हाफ सेल है, ये हमारा दूसरा हाफ सेल है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस चल रही है। बीच में दो जो सीधी लाइनें दिख रही हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? इसके सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताने के लिए नर्स्ट ने एक इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल, ई डॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, जिस कंडीशन में सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, माइनस 2.03 RT अपॉन 2F लॉग जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस। एक बात ध्यान रखेंगे, जिंक 2 प्लस प्रोडक्ट हुआ करता था, कॉपर 2 प्लस हमारा रिएक्टेंट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जिंक से हमें मिलता था जिंक 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस से मिलता था हमें कॉपर। इसीलिए हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस बात को ध्यान रखेंगे हम। चलिए अब ज़रा हम R, T और F इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज जो भी हैं उनको अगर सॉल्व कर लें तो फाइनली हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल कर आता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 मैंने इस पुराने जिंक और कॉपर वाले सेल के रेफरेंस से लिया है। अगर आप कोई और सेल को ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 की जगह पर n ले सकते हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसी नष्ट इक्वेशन को आप किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ई सेल की जगह पर क्या लिख देंगे? जिंक क्लिक करना चाहते हैं तो जिंक लिख दीजिए, कॉपर क्लिक करना चाहते हैं तो आप कॉपर लिख दीजिए। आपको उसके पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का नष्ट इक्वेशन मिल जाएगा। वो नष्ट इक्वेशन असल में उन दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के नष्ट इक्वेशन को जोड़कर ही बनाया गया है। चलिए ज़रा नष्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है द सेल जिंक 2 प्लस, कंसंट्रेशन है 1m, पहले ही बता दिया है। उसके बाद कॉपर 2 प्लस 1m, अगेन कंसंट्रेशन 1m ही है, was allowed to be completely discharged at 298 Kelvin. The relative concentration of zinc 2 plus to copper 2 plus. मतलब कि आपके सामने एक सेल दिया गया है, अब इस सेल को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने दिया गया। साथ ही इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है 1m है। आपसे पूछा गया है जिंक 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस का मान कितना होगा। नष्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। क्वेश्चन ने कहा है सेल को भी पूरी तरह से डिस्चार्ज होने दिया गया, मतलब अब सेल में किसी तरह का वोल्टेज नहीं बचा है, पोटेंशियल नहीं बचा है। इसका मतलब कि ई सेल की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से 0 हो चुकी है। अब मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। बस अब यहाँ से ज़रा इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा 1.10 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस। आप इसे ज़रा सॉल्व करें, मैथमेटिकली इसे सॉल्व करें तो आप पाएंगे लॉग जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू 37.28। ये प्रॉक्स वैल्यू है इसकी। नाउ हमसे पूछा गया है जिंक और कॉपर, तो आप लॉग को इस तरफ शिफ्ट करें तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस बेस ऑफ 10 37.28। ये है आपका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया आसानी से।
आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।